कश्मीर के जंगल में दो जिगरी दोस्त रहा करते थे जिनका नाम टुन्नू चिढ़ा और कालू कौवा था। वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। टुन्नू चिढ़ा और कालू कौवा एक ही खेत में काम करते थे। टुन्नू चिढ़ा बहुत मेहनती था और कालू कौवा कामचोर था। टुन्नू खेतों में काम करता था और कालू कभी दोस्तों के साथ खेलता तो कभी नदी के किनारे बैठा सो जाता। शाम होते ही उसकी नींद खुल जाया करती। अरे अब सेठ आने ही वाला होगा, जल्दी से मिट्टी अपने शरीर पर लगा लेता हूँ। ऐसा लगेगा जैसे मैंने ही सारी मेहनत की है खेतों में। इस तरह से हर रोज वो अपने शरीर पर मिट्टी लगाकर खेत में चला जाता था और वहाँ देखता है कि टुन्नू उसके हिस्से का काम भी कर चुका था। अरे यार टुन्नू, तुम तो मेरे बहुत बढ़िया दोस्त हो, तुमने मेरे हिस्से का काम भी पूरा कर दिया। कालू, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो वो काम अधूरा रह जाएगा और फिर मालिक तुम्हें पकड़ेगा और तुम्हें काम से निकाल देगा, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कालू, है ऊपर वाले, मेरा दोस्त कितना बेवकूफ है। ऐसा बेवकूफ दोस्त मुझे ही मिला क्योंकि मेरा भाग्य अच्छा है। तभी वहाँ हरिया सेठ आ जाता है। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत बढ़िया काम किया है। यह तो मेरा कर्तव्य है मालिक। देखा टुन्नू, तुम्हारा दोस्त कालू कितनी अच्छी बातें करता है। मैं आज तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। ये लो तुम दोनों की मजदूरी। हरिया सेठ उन दोनों को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। देखा टुन्नू, तुम्हें भी मेरी तरह चालाक होना होगा। काम काज किए बिना दिहाड़ी कैसे वसूली जाए, ये मुझसे सीखो। मैं अच्छा दोस्त हूँ इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें। कालू, ज्यादा चालाक होना अच्छी बात नहीं है। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। मैं चालाक होकर क्या करूँगा भाई, मैं मूर्ख ही ठीक हूँ। टुन्नू और कालू दोनों शादीशुदा थे। टुन्नू की पत्नी रानो चिड़िया और कालू की पत्नी गोरी कौवी थी। सब काम खत्म करने के बाद टुन्नू अपनी पत्नी रानो के साथ बैठ जाता है। सुनो टुन्नू जी, आपको हो क्या गया है? आपका दोस्त आपको हमेशा बेवकूफ बनाता है। ऐसा तो नहीं है कि आप बेवकूफ हो। आप अपने मालिक को क्यों नहीं बताते? बताओ मुझे। देखो रानो, तुम नहीं जानती हो मेरा बचपन कैसे बीता है। कालू के माँ बाप नहीं होते तो मैं भूखा मर जाता। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके माता पिता के कारण ही हूँ। मैं कालू के माता पिता के कारण ही कालू की सारी गलतियाँ माफ कर देता हूँ और उसके हर गलत काम पर पर्दा डालता हूँ ताकि उसको कोई नुकसान न पहुँचे। लेकिन टुन्नू जी, आप ही सारा दिन खेत में सारा काम करते हो। आपने तो उस कालू कौवे को तो आलसी बना दिया है। अरे रानो, समझेगा एक दिन, कालू खुद ही समझेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इधर कालू अपनी पत्नी गोरी के साथ बैठकर टुन्नू चिढ़ा के बारे में बातें करता है। सुनो गोरी, वो टुन्नू है ना, बेकार में ही सारा दिन खेत में मेहनत करता है। मैंने कहा उसे कि मेरी तरह चालाक बनो, पर वो तो मेरी बात मानता ही नहीं। कालू जी, अगर वो आपकी बात नहीं मानता तो आप उसे बताते ही क्यों हो? वो मेरे साथ ऐसे ही बर्ताव करता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। बचपन से ही मेरे माता पिता ने उसे मेरे भाई की तरह रखा है। अब बताओ मैं क्या करूं? टुन्नू चिढ़ा का सीधापन कालू के लिए बेवकूफी थी, लेकिन टुन्नू अपनी ईमानदारी के साथ ही जीता था। एक दिन कालू और टुन्नू जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं। तभी टुन्नू चिढ़ा की नजर एक साधु बाबा पर पड़ती है। साधु बाबा अपनी तपस्या में मग्न थे। तभी टुन्नू को वहाँ एक सांप दिखाई देता है। अरे यार कालू, वो देख सांप। तो हम क्या करें उस सांप का? कालू, हमें कैसे भी करके उस साधु बाबा को बचाना होगा, वरना वो सांप उन्हें काट लेगा। ये कहकर टुन्नू चिढ़ा अपने सिर से गमछा निकालकर उस सांप को पकड़ लेता है और उस सांप को गमछे में दबाकर बोलता है, कालू, मैं इस सांप को जल्दी से कहीं दूर छोड़ कर आता हूँ। ठीक है, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूँगा। टुन्नू चिढ़ा गमछे में सांप को लपेटकर दूर जंगल लेकर चला जाता है और इधर साधु बाबा की आंखें खुलती हैं और उनके सामने कालू खड़ा होता है। कौवे, क्या हुआ यहाँ पर? क्या चल रहा है? बताओ मुझे। तभी कालू अपने मन में सोचता है, टुन्नू यहाँ पर नहीं है। मैं साधु बाबा से बोल देता हूँ कि मैंने ही उस सांप को पकड़ा है। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। अरे साधु बाबा, आप तपस्या में लीन थे, सांप आपको काटने ही वाला था। मैंने उस सांप को पकड़ा और मेरा जो दोस्त टुन्नू है वो उसे जंगल में छोड़ने गया है। तभी उसका दोस्त टुन्नू चिढ़ा भी वहाँ आ जाता है।
यह कौवा बहुत झूठ बोलता है। मैं इसके मन को बाहर से ही पढ़ सकता हूँ। सांप को तो इसके दोस्त ने पकड़ा है, किंतु इसके मन में क्या है बोल नहीं पा रहा है। इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे वाह, तुम तो बड़े हिम्मत वाले हो। तुम दोनों ने मुझे बड़े संकट से बचाया है, इसलिए मैं तुम दोनों को एक एक वरदान दूंगा। और पहला वरदान है, तुम दोनों में से किसी एक को मैं एक पेड़ देना चाहूंगा। उस पेड़ को तुम्हें मिट्टी और जल अर्पण करके बड़े प्यार से बड़ा करना होगा। वो पेड़ तुम्हारी मेहनत का तुम्हें फल देगा। और दूसरा वरदान क्या है बाबा? और दूसरा वरदान है पैसों से बना हुआ घर, जिस घर में सिर्फ पैसा सोना चांदी होगा। बोलो तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए, पैसों से बना घर या पैसे देने वाला पेड़? बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा आप मुझे पेड़ दे दीजिए, मैं उसे पानी देकर अपने हाथों से सींचूंगा और जब वो बड़ा होगा तो मैं अपनी मेहनत के फल का आनंद लूंगा। अरे बाबा, मुझे तो पैसों से बना घर ही चाहिए। मेरा दोस्त तो हमेशा बेवकूफ ही रहेगा। बेवकूफ ने पेड़ मांगा है। अब सुनिए बाबा जी, मुझे पैसों से बना घर चाहिए। तथास्तु। साधु बाबा के कहे अनुसार कालू और टुन्नू चिड़ा अपने अपने घर जाकर खड़े हुए। टुन्नू घर जाकर देखता है कि घर के आंगन में एक सुंदर सा पौधा उगा था। फिर टुन्नू अपनी पत्नी रानो से कहता है, रानो देखो ये कितना सुंदर पौधा है, हम दोनों मिलकर इस पौधे की देखभाल करेंगे। यह पौधा हमें बहुत सारा पैसा देगा। क्या पैसे का पौधा? हाँ, साधु बाबा ने तो यही कहा है, हम इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। और इधर कालू के घर में कालू और उसकी पत्नी खुशी से नाच रहे होते हैं। उसका पूरा घर पैसों से बना हुआ था। वो घर सोना चांदी और पैसों से भरा हुआ था। मेरा दोस्त कितना बेवकूफ है ना, उसने पैसों का पेड़ मांगा, उसमें मिट्टी डालो, पानी डालो, तब कभी जाकर न बड़ा होगा, उसके बाद में पैसा देगा। और मैंने सीधा पैसों से बना घर ले लिया। सच में कालू जी, तुम्हारा दोस्त कितना बेवकूफ है। चलो आज हम बड़े से ढाबे में खाना खाएंगे, उसके बाद ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। हाँ गौरी, आज हम ऐसी ऐसी चीजें खरीदेंगे जिसे देखकर टुन्नू चिड़ा जल बुन जाएगा। कालू अमीरी का दिखावा करना शुरू करता है और बड़े बड़े ढाबे में खाना खाने लगे और अपना जीवन अय्याश में डुबा दिया। और इधर टुन्नू चिड़ा पौधे को बड़ा करने के लिए भरपूर मेहनत करने लगा। एक दिन रानो चिड़िया ने देखा कि पेड़ में बहुत सारे पैसे उगाए हैं। टुन्नू जी देखिए, पेड़ में कितने सारे पैसे उगाए हैं। हम लोग अपने हिसाब से पैसे खर्च करके बाकी पैसे गरीबों में बांट देंगे, जिससे गरीब पक्षी भी अच्छे से जी सके और उनको पैसे देकर बोलेंगे कि वो पक्षी भी अच्छे से खाए। और पैसे अच्छी चीजों में लगाओ, तब तो बहुत अच्छा होगा जी। टुन्नू और रानो अपने बचे हुए पैसे गरीबों को देने लगे, जिससे वो अपना गुजारा कर सके। सभी पक्षी ने उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। एक दिन कालू और गौरी जैसे ही अपने घर से बाहर घूमने के लिए गए, तभी जंगली कौवे और जंगली चील चोरों ने उनका घर तोड़कर सारा सोना चांदी और सामान लेकर चले गए। और जब कालू और गौरी वापस आते हैं तो देखते हैं उनका सारा पैसा और सामान चोरी हो गया है। ये क्या, मेरा पैसों का घर कहाँ गया? हम तो बर्बाद हो गए। हमें इस तरह से बर्बाद किसने किया? ये क्या हुआ हमारे साथ? ये क्या हुआ हमारे साथ? उनका रोना सुनकर टुन्नू और रानो उनके पास आते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। उसके बाद टुन्नू उसको शांत करते हुए बोलता है, भाई कालू, ये सारा सामान कोई काम का नहीं है। यह पैसा आज नहीं तो कल खत्म होना ही था। तुम जिस तरह से पैसा उड़ा रहे थे वो ज्यादा दिन तक नहीं रुक पाता। अब तुम क्या करोगे, यह बताओ, तुमने कुछ सोचा है? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। एक काम करो तुम, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, उससे तुम अपना घर ठीक कर लेना और कुछ नया व्यापार शुरू कर देना। मेहनत करके खाना ही सबसे बड़ा हथियार है, समझे? मेहनत है तो सब कुछ है। टुन्नू भाई, आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं। मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर ही चलूंगा मेरे दोस्त। उस दिन के बाद से कालू टुन्नू की बात सुनकर उसकी बात मानने लगा। उसने टुन्नू के दिए हुए पैसे से एक राशन की दुकान खोली और खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।
मैं अपनी इन छोटी छोटी दोनों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? आप मुझे घर से मत निकालो। वैसे भी इस घर पर मेरा भी तो अधिकार है ना, क्योंकि मैंने भी इस घर को बनाने में आपकी मदद की थी। फिर आप मुझे घर से क्यों निकाल रहे हो? मुझे नहीं पता, तुम चाहे कहीं भी जाओ, लेकिन अपनी मनहूस बेटियों को लेकर यहाँ से चली जाओ। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इनका खर्चा उठा सकूं। मैंने तुमसे एक बेटा मांगा था, वो तो तुम मुझे दे नहीं सकी। अब मैं इनका क्या करूँगा? तुम यहाँ से अब जाओ, मेरा ज्यादा सर मत पकाओ। फिर उसके बाद रानो चिड़िया रोती हुई अपनी दोनों बेटियों को वहाँ से ले जाती है। तभी अचानक वहाँ का मौसम बदल जाता है और एक तेज तूफान के साथ साथ बारिश भी होने लगती है। ये देखकर रानो चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, ये सब अचानक से क्या हो गया? वो वहाँ बैठी हुई थी कि तभी उसकी नजर एक घोंसले पर पड़ती है और वो कहती है, मैं एक काम करती हूँ, इस घोंसले के पास चली जाती हूँ और इस घोंसले में जो कोई भी होगा उससे मदद मांगूंगी, शायद वो मेरी मदद कर दे। फिर उसके बाद रानो चिड़िया उस घोंसले के पास आती है और उस घोंसले का दरवाजा बजाती है। तब उस घोंसले के अंदर से बंटी नाम का एक कबूतर निकल के आता है और वो कहता है, क्या हुआ चिड़िया, तुम कौन हो और मेरे घर का दरवाजा क्यों बजा रही थी? तुम इतनी परेशान भी लग रही हो और तुम रो क्यों रही हो? फिर रानो चिड़िया उस कबूतर को सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद वो कबूतर कहता है, तुम यहीं रुको चिड़िया बहन, मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ। अगर मेरी पत्नी मान जाएगी तो मैं तुम्हें अपने घर के अंदर रख लूँगा। यह कहकर बंटी कबूतर अपनी पत्नी से पूछने आता है और वो रानो की सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है, जिसे सुनने के बाद तो उसकी पत्नी को उस पर दया आ जाती है और वो उस चिड़िया को घर में रखने के लिए मान जाती है। फिर वो उस चिड़िया को घर के अंदर बुलाती है और उससे कहती है, चिड़िया बहन, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन मेरे घोंसले में रह सकती हो। मेरा घोंसला बहुत बड़ा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की, लेकिन मैं ज्यादा दिनों तक आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। अगर मुझे कोई काम मिल जाएगा तो मैं उसे कर लूंगी। अगर तुम काम कर सकती हो तो कल से तुम मेरे साथ चलना। मैं पकौड़े बनाने की फैक्ट्री में काम करती हूँ। अगर तुम चाहो तो वह काम कर सकती हो। मैं मालिक से बात कर लूंगी। उसके बाद अगले दिन से रानो चिड़िया कबूतर की पत्नी बबली कबूतरी के साथ काम पर चली जाती है और बबली कबूतरी काम के लिए अपने मालिक कालू कौवे से बात करती है। फिर वहाँ रानो चिड़िया को काम मिल जाता है और वो वहाँ पकोड़े बनाने का काम करने लगती है। शाम को वो घर आकर अपनी दोनों बेटियों से कहती है, मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि मुझे काम मिल गया है और अब मैं जल्दी अपने लिए एक घर खरीद लूंगी और तुम्हारा स्कूल में दाखिला भी करवा दूंगी। कबूतर भैया ने और उनकी पत्नी ने हमारी बहुत मदद की है, इसलिए हम उन पर ज्यादा दिन तक बोझ नहीं बन सकते। तभी ये सब बातें बंटी कबूतर सुन लेता है और रानो चिड़िया से कहता है, रानो बहन, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? भला एक भाई के लिए उसकी बहन बोझ कैसे बन सकती है? इसका मतलब रानो बहन, तुमने मुझे अपना भाई समझा ही नहीं। नहीं नहीं कबूतर भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो मेरे लिए सगे भाई से भी ज्यादा बढ़कर हो। रानो, अगर ऐसा है तो फिर कभी अपने मुंह से ऐसी बात निकालना भी नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो, अब तुम्हें नौकरी मिल गई है ना, तो अब तुम अपने हाथ से कुछ बढ़िया सा बनाकर खिला दो। मम्मा, आज आप घास के पकौड़े बनाओ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं आपने घास के पकौड़े नहीं बनाए हैं। क्या घास के पकौड़े? घास के पकौड़े कैसे होते हैं? मैंने तो आज तक घास के पकौड़े न खाए न देखे। कबूतर अंकल, मेरी मम्मा घास के पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनाती है। मम्मा, एक बार इन्हें बनाकर खिलाओ तो जरा। हाँ हाँ रानो बहन, तो चलो आज तुम घास के पकौड़े बनाओ, मैं भी तो खाकर देखूं कि कैसे होते हैं घास के पकौड़े। ठीक है, मैं अभी आपके लिए घास के पकौड़े बना लाती हूँ। फिर कुछ ही देर में रानो चिड़िया घास के पकौड़े बना लाती है। तब सभी घास के पकौड़े बड़े चाव से खाते हैं। तभी खाने के बाद कबूतर कहता है, वाह रानो बहन, सच में तुम्हारे ये घास के पकौड़े तो बहुत टेस्टी हैं। मजा आ गया इन्हें खाकर तो। कबूतर अंकल, मम्मा के हाथों के बने घास के पकोड़े होते बहुत टेस्टी हैं, इसीलिए तो हमें बहुत पसंद आते हैं। रानो बहन, तुम तो बेकार में किसी दूसरे के यहाँ काम करने जा रही हो। मैं तो कहता हूँ कि तुम खुद की ही इसी घास के पकौड़े की दुकान खोल लो, तुम्हारी दुकान खूब चलेगी।
नहीं नहीं कबूतर भाई, मुझे काम मिल गया है ना, तो मैं उसी में खुश हूँ। मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था। फिर उसके बाद रानो चिड़िया अपने काम पर आ जाती है और रानो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी, इसलिए वो अपना काम अच्छे से करती थी और वहाँ उसके कई दोस्त भी बन गए। ऐसे ही समय बीतता गया और रानो चिड़िया को 1 महीना हो जाता है। तब उसे उसके काम के पैसे मिलते हैं। तभी दुकान का मालिक कालू कौवा रानो चिड़िया से कहता है, ये लो रानो तुम अपने काम के पैसे, और हाँ यह कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी ले लो, ये तुम्हारी बेटियों के खर्च के लिए, क्योंकि मुझे बबली बहन से पता चला है कि तुम किसी मुसीबत से गुजर रही हो। लेकिन मालिक जी, इस सब की क्या जरूरत है? रानो तुम इन पैसों से अपने बच्चों के लिए खिलौने ले जाना, वैसे भी तुम्हें पहले महीने की तनख्वाह मिली है ना, तो तुम्हारे बच्चे भी खुश हो जाएंगे। फिर रानो उन पैसों से अपनी बेटियों के लिए मिठाई और खिलौने ले आती है, जिन्हें देखकर उसकी बेटियां बहुत खुश होती हैं। ऐसे ही समय बीतता गया और सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन फैक्ट्री का मालिक सबको बुलाकर कहता है, मुझे आपको ये बात बताने में बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या करूं, बताना पड़ेगा कि हमारी फैक्ट्री अब बंद होने वाली है, क्योंकि ये पहले से ही बहुत लॉस में चल रही थी। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारी बुरी किस्मत कुछ भी ठीक नहीं हुआ और अब हम ज्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम इस फैक्ट्री को बंद कर रहे हैं। तो आप सभी कहीं और अपना काम देख लीजिए। यह सुनकर तो सभी काम वाले पक्षी बहुत दुखी हो जाते हैं और रानो चिड़िया भी बहुत दुखी होती है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई और दूसरा काम भी नहीं है, पता नहीं अब क्या होगा। फिर रानो चिड़िया और भी जगह काम ढूंढना शुरू कर देती है। वो कई पक्षियों के पास काम मांगने जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता और ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। अब रानो चिड़िया बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी। तब बंटी कबूतर उससे कहता है, क्या हुआ रानो बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम्हें आज भी काम नहीं मिला? हाँ कबूतर भैया, आज भी मैं कई पक्षियों के पास गई थी, लेकिन कहीं काम नहीं मिला और सबने कह दिया कि अभी हमें जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब बता देंगे। कबूतर भैया, अब तो मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं, अब मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? बहन, मैं तो तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि तुम अपने घास के पकौड़े बेचना शुरू कर दो। तुम्हारे पकौड़े इतने टेस्टी हैं कि सब पक्षी खूब खाएंगे, और तुम उसके साथ साथ हरी पुदीने की चटनी और चाय भी देना। सब पक्षी तुम्हारी तरफ खिंचे चले आएंगे और उसमें मैं भी तुम्हारी मदद कर दिया करूँगा। तुम एक कदम आगे तो बढ़ाओ। लेकिन कबूतर भाई, मेरे पास इतने पैसे भी तो नहीं है कि मैं एक ठेला लेकर पकौड़े बेच सकूं। रानो, तुम पैसों की चिंता मत करो, पैसे तुम मुझसे ले लेना। नहीं कबूतर भैया, आपने मेरी पहले बहुत मदद की है, अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहती। आपने मुझे काम भी दिलवाया और रहने के लिए घर भी दिया, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। कोई बात नहीं रानो, तुम पैसे सोच समझ कर ले लो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं, तब मुझे वापस कर देना। रानो चिड़िया बंटी कबूतर की बात मान जाती है और अपने पकोड़ों का ठेला लगाना शुरू कर देती है और पकोड़े के साथ साथ हरी पुदीने की चटनी और चाय भी देती है। लेकिन पहले दिन तो रानो की दुकान पर कोई नहीं आता। यह देखकर रानो परेशान हो जाती है। देखा कबूतर भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि यह काम नहीं चलेगा। रानो बहन, पहले तुम इंतजार करो, अभी तो शुरू किया है काम, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ एक चिड़िया आती है जिसका नाम टुनटुनी था। वो बंटी कबूतर से कहती है, कबूतर भाई, नई दुकान खोली है क्या आपने? हाँ हाँ टुनटुनी बहन, आज ही नई पकौड़े की दुकान खोली है, खा कर देखो पकौड़े कैसे हैं। हाँ हाँ, लाओ पकोड़े, खिलाओ तो जरा, मैं भी तो देखूं कैसे ही पकोड़े। हाँ हाँ टुनटुनी बहन, खा कर देखो, घास के पकौड़े हैं, मजा आ जाएगा, बहुत ही टेस्टी हैं और साथ में गर्मा गर्म चाय भी है। फिर टुनटुनी चिड़िया घास के पकौड़े खाती है और साथ में चाय भी पीती है। टुनटुनी चिड़िया को वो पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। फिर वो बंटी कबूतर से कहती है, अरे वाह कबूतर भाई, ये पकोड़े तो बहुत ही टेस्टी है। ये घास के पकोड़े तो मैंने पहली बार खाए हैं। इसी बात पर तो मुझे एक और प्लेट दे दो। फिर टुनटुनी चिड़िया और पकौड़े खाती है और वो जंगल में जाकर सभी पक्षियों को घास के पकौड़े के बारे में बताती है और रानो चिड़िया की खूब तारीफ करती है। फिर क्या था, सभी पक्षी रानो चिड़िया की दुकान पर घास के पकौड़े खाने आते हैं। उसके बाद रानो चिड़िया की बहुत अच्छी कमाई होने लगती है और वो इतने सारे पैसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर रानो चिड़िया अपने लिए एक घर खरीद लेती है, जिसमें वो अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।
जंगल में सभी पक्षी बहुत अच्छे से रह रहे थे। उन दिनों दाने की कमी न होने के कारण सभी बहुत मजे में थे। सर्दियां आ चुकी थीं, जिसकी वजह से पक्षियों के बच्चे बीमार होना शुरू हो गए थे। सभी बच्चों के मामा पापा उनको डॉक्टर तोताराम के पास ले जाते थे, जिससे वो ठीक हो जाते थे। कौवे का बच्चा भी बीमार हो गया था। कौवा अपने बच्चे को लेकर बहुत चिंतित था। कौवे ने अपने बच्चे को ठीक करने के लिए सारे टोटके लगा ली, लेकिन जग्गू तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कालू, तुम हमेशा आलसी ही रहना। तुम्हें हमारे बच्चे की जरा भी परवाह नहीं है। कब से जग्गू बीमार पड़ा है, मजाल है तुम उसे डॉक्टर तोताराम के पास लेकर जाओ। शुरू हो गए तुम्हारे ताने, जरा भी सुकून न लेने देना तुम मुझे। कालू जग्गू को लेकर डॉक्टर तोताराम के क्लिनिक पे चला जाता है। डॉक्टर तोताराम, देखे मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हुआ है। पिछले 2-3 दिन से कुछ खा पी भी नहीं रहा है। आप प्लीज इसको चेक करें, देखिए इसे क्या हुआ है और इसे दवाई दें ताकि ये ठीक हो जाए। मैं तो अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। हाँ, चेक तो मैं कर ही लूँगा, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम मेरी फीस लाए हो, क्योंकि फीस के बगैर इलाज तो मैं नहीं करता। अगर तुम फीस नहीं लाए तो यहीं से वापस चले जाओ, क्योंकि मैं इसका इलाज नहीं करने वाला। डॉक्टर तोताराम, आप फिक्र ना करें। मुझे पता है कि आप फीस के बगैर इलाज नहीं करते, इसलिए ये देखिए मैं आपकी फीस भी लाया हूँ। ये देखिए 2 अमरूद। अब आए ना तुम लाइन पर। अब मैं तुम्हारे बच्चे का चेकअप करता हूँ और दवा भी देता हूँ। कल तक ये ठीक हो जाएगा और भागता फिरेगा। ये लो 2 शीशियाँ हैं, एक सुबह पिलानी है और एक रात को। याद रखना, फिर ये बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। जग्गू की दवाई लेकर कालू कौवा वापस अपने घोंसले में आ जाता है। अरे डॉक्टर तोताराम के भी मजे हैं। कुछ करता वर्ता तो है नहीं, बस नीली पीली शीशियाँ दवाई दी हैं और आराम से सारे पक्षियों से फीस लेता रहता है। और फिर सारे पक्षी उसकी इज्जत भी तो बहुत करते हैं। मेरे ख्याल से मुझे भी डॉक्टर बन जाना चाहिए, फिर मुझे भोजन भी नहीं ढूंढना पड़ेगा और सब लोग मेरी इज्जत भी बहुत करेंगे। वाह कालू, क्या प्लान है, क्या मस्त प्लान है। लेकिन असल समस्या तो ये है, डॉक्टर बनाएगा कौन मुझे। कौवा सोचता है कि वो किसी से डॉक्टर बनना सीखेगा। फिर उसे याद आता है कि साथ वाले जंगल में डॉक्टर उल्लू रहता है, जो कि उसका बचपन का दोस्त है। हाँ, मैं डॉक्टर उल्लू के पास ही जाता हूँ। आखिर बचपन का दोस्त है मेरा। उसे बोलता हूँ मुझे 1-2 दिन के अंदर ना डॉक्टर बना दे। बस फिर मैं अपने जंगल में आऊँगा और सुकून से डॉक्टर बनके जिंदगी गुजारूंगा। अपना भोजन ढूंढने भी नहीं जाना पड़ेगा और इज्जत वो अलग। ये सब सोचकर कौवा दूसरे जंगल की तरफ चला जाता है और वो सीधा उल्लू के पास जाता है। अरे यार, कुछ कहना है मुझे तुमसे। प्लीज यार, तुम मुझे डॉक्टर बना दो ना। 1-2 दिन में मुझे सारा कुछ सिखा दो कि डॉक्टर कैसे होते हैं। फिर मैं सारा कुछ सीख के अपने जंगल में चला जाऊंगा और सारे पक्षियों का इलाज करूंगा। अरे कालू मेरे दोस्त, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। इसमें तो बहुत मेहनत लगती है। अगर डॉक्टर बनना इतना आसान होता तो जंगल के सभी पक्षी डॉक्टर ही होते और तुम्हें लगता है 1-2 दिन में बन जाओगे। पहले तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे शैतानी दिमाग में डॉक्टर बनने का ख्याल कहाँ से आ गया? बचपन के दोस्त हो तुम मेरे, पता है मुझे। कोई ना कोई खुराफात चल रही होगी तुम्हारे दिमाग में। देखो मेरे दोस्त, हमारे जंगल में ना एक डॉक्टर है, तोताराम। कुछ भी नहीं करता वो। सारे पक्षी उसके पास जाते हैं, इतनी इज्जत करते हैं उसकी, उसको खाना भी ला कर देते हैं और बस वो क्या करता है, नीली पीली शीशी देता है और सब ठीक हो जाते हैं। बस खूब मजे हैं भाई उसके तो। समझ गया कालू, मुझे पता ही था तुम्हारे दिमाग में जरूर कोई शैतानी चल रही होगी। ऐसा ही है, पर ये बहुत जोखिम वाला काम है। डॉक्टर बनना आसान नहीं है। देखो भाई, मुझे कौन सा हर चीज का डॉक्टर बनना है, बस ये बता दो पेट दर्द में कौन सी दवा देनी होती है, बुखार हो तो कौन सी देनी है। बाकी सब मैं संभाल लूंगा, चिंता नहीं करो। बाकी मुझे सब पता है कि कब पक्षियों को कैसे समझाना है और कैसे कंट्रोल करना है। भला मेरी शातिर बुद्धि किस दिन काम आएगी। डॉक्टर उल्लू उसको तमाम अहम बीमारियों की दवाइयाँ और उसकी अलामात बता देता है और दवाई देना भी सिखा देता है। कौवा सब सीख कर खुशी खुशी अपने जंगल वापस आ जाता है। कौवा पूरे जंगल में बैनर लगवा देता है। कौवा शैतान तो था ही, इसीलिए डॉक्टर्स की फीस 2 अमरूद थी तो वो अपनी फीस 1 अमरूद रख लेता है, ताकि पक्षी तोताराम के पास जाने की बजाय उसके पास आए। पहले पहले तो सारे पक्षी कौवे के पास आने से डरते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कौवे पे भी एतमद करना शुरू कर देते हैं। मीनू चिड़िया अपने बेटे का इलाज भी कालू से ही करवाती है। कालू उसे दवाई देता है
जिससे उसका बेटा ठीक हो जाता है। ये सब देखकर सारे पक्षी डॉक्टर कालू के पास जाने लग जाते हैं। कौवा बहुत खुश होता है कि उसने कितनी आसानी से जंगल के पक्षियों को बेवकूफ बनाया हुआ है। अब उसको भी भोजन लाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता था। सब उसे भोजन लाकर देते थे और उसकी एकदम पूरे जंगल में इज्जत भी होने लगी थी। वाह भाई वाह, जिंदगी हो तो ऐसी। मैं भोजन के लिए मारा मारा फिरता था, अब देखो भोजन खुद चल के मेरे पास आता है। अब तो मेरी पत्नी लाड़ो को भी यकीन आ गया है कि मैं कितना जीनियस हूँ। दिन यूं ही गुजरते हैं। कौवा जंगल के सभी मासूम पक्षियों को बेवकूफ बनाता रहता है। एक दिन चील का बच्चा भी सर्दी के कारण बहुत सख्त बीमार हो जाता है। चील उसको लेकर कालू के पास आती है, क्योंकि उन दिनों कालू अपना बहुत नाम बना चुका था। अरे कालू, देखो मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है। सुबह से बीमार पड़ा है ना, कुछ खा रहा है ना पी रहा है। चेक तो करो, इसे दवाई दो ताकि ये जल्दी से ठीक हो सके। अरे हाँ, फिक्र ना करो, अभी चेक करता हूँ। आप देखना, अभी दवाई दूंगा और ये कल तक उड़ता फिरेगा। कौवा चील के बच्चे को चेक करने लगता है। ये लो, 2 मेडिसिन है, एक सुबह खानी है और एक शाम को खानी है, और साथ में ये जो जड़ी बूटी दी है ये भी खानी है। चील के बेटे को कोई खतरनाक बीमारी थी, लेकिन कौवे ने उसे भी बाकी मरीजों की तरह एक आम सी दवाई दे दी। जैसे ही चील का बच्चा वो दवाई खाता है, वो मर जाता है। ये देखकर चील बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो फौरन कालू कौवे के क्लिनिक पर पहुंच जाती है। मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी वजह से मेरा छोटा सा बच्चा मर गया। जब तुझे ये काम नहीं आता तो करता क्यों है? ये कहकर चील जोर से कालू कौवे को डंडा मारती है और वो वहीं मर जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि जिसका काम उसी को साझे। अगर हमें कोई काम नहीं करना आता तो हमें नहीं करना चाहिए, वरना हम अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान करेंगे और कुछ हासिल भी नहीं होगा।